मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज कौन सा टॉपिक होने वाला है। एक्चुअली कुछ बच्चों से मैंने बातें की और बात करने के बाद मुझे मालूम चला कि जिस स्पीड से हमारी लीड की तैयारी चलनी चाहिए उस स्पीड से बिल्कुल नहीं चल रही है। और हम सबको ये भी मालूम है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ। अब सोचने की बात यह है कि क्यों नहीं हो पा रही है पढ़ाई। क्या ऐसा रीजन है जो लीड को हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं? लीड के नाम पर डर क्यों लगने लग गया है? चलिए छोड़िए, जो आज तक हुआ उसे जाने दीजिए। हमारे पास अब भी इतना मौका है कि हम पूरी तरह से फोकस करके टॉप 100 रैंक के अंदर आ सकते हैं। लेकिन आप सबको बिल्कुल वैसा करना होगा जैसा मैं बताऊंगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। जब मैं अपने पॉलिटेक्निक कर रहा था तो उस समय मैंने एनसीसी लिया हुआ था और फाइनल ईयर में मुझे एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर बना दिया गया। सीनियर अंडर ऑफिसर मतलब हेड कैडेट ऑफ कॉलेज कंपनी। फाइनल ईयर में हम लोगों का एक एनसीसी कैंप ऑर्गेनाइज होना था 12 डेज का। हम सभी एनसीसी कैंप में गए। 9th डे हमें जाकर पता चलता है कि हम लोगों की एक परेड कंपटीशन होने वाली है, जिस परेड कंपटीशन में हमारा कॉलेज लास्ट 2 ईयर से सेकंड लास्ट पोजीशन पर आ रहा था। फिर से वही कंडीशन होने वाली थी हमारी। जब मालूम चला थोड़ा सा टेंशन हुआ, लेकिन एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी ने, मैं बताता हूं, हम लोगों को कहां तक लेके गई। सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर से मिलने गया। एनसीसी ऑफिसर से जाकर मैंने बोला कि सर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें जज नोट करते हैं, इसे बोलते हैं गाइडेंस। मैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए गया। उन्होंने मुझे 5 पॉइंट्स बताए और वो 5 पॉइंट्स थे। नंबर 1 ड्रेसिंग सेंस, नंबर 2 लेफ्ट राइट सैल्यूट, नंबर 3 सीनियर अंडर ऑफिसर की कमांड, नंबर 4 परेड के टाइम में फर्स्ट स्टेप और परेड की स्टेप मैचिंग। इन 5 पॉइंट में से एक पॉइंट बहुत ही आसान था तो एक पॉइंट उतना ही मुश्किल। बच्चों, ड्रेसिंग सेंस जितना आसान था उतना ही परेड कंपटीशन के अंदर, परेड के अंदर स्टेप को मैच करना मुश्किल था। ये एनसीसी कैडेट समझ सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस 2 घंटे का काम था तो परेड कंपटीशन के अंदर स्टेप मैच करने में 2 महीने भी कम पड़ जाते थे। हमारे कंपटीशन में टोटल 18 कॉलेज की कंपनियां थी। जिस समय पता चला कि परेड कंपटीशन होने वाली है, 18 में से 17 कंपनी ग्राउंड में पहुंच गए और ग्राउंड में पहुंचने के बाद सारे कंपटीशन की तैयारी करने लगे। लेकिन हमने सबसे पहले उस पोर्शन को चूज किया जो पोर्शन सबसे आसान था और 9th डे में ही हमने 2 काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए और वो काम था ड्रेसिंग सेंस और सीनियर अंडर ऑफिसर की कमांड। रात के 1 बजे तक 2 लोगों को लगा करके मैंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबकी ड्रेस तैयार करवा दी और 1 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक मैंने अपना सारा कमांड नोट कर लिया, सारे कमांड की प्रैक्टिस कर ली। रात के 3 बजे तक हमारा 2 काम कंप्लीट हो चुका था। अब आ गई 10th डे की बारी। 10th डे में फिर से हमने 2 काम कंप्लीट किया। अब वो काम था कौन सा? जो बाकी 2 काम इजी बच गए थे हमारे पास। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है जब भी परेड स्टार्ट होती है तो सारे पार्टिसिपेंट्स की पहला पैर बहुत ऊंचा उठना चाहिए, उस चीज की प्रैक्टिस की। चौथी चीज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सैल्यूट। मतलब कि जब भी परेड जा रही होती है सामने तो जिस तरफ जज बैठे होते हैं जज की तरफ सैल्यूट करना होता है, चाहे जज लेफ्ट में हो चाहे जज राइट में हो। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी थी। 2 चीजों को हमने पूरा कर लिया और उसके बाद आती है 11th डे की बारी। 11th डे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम था, स्टेप मैचिंग। हमें अपनी परेड के सारे पार्टिसिपेंट्स के स्टेप मैच करने थे। दैट वाज द वेरी डिफिकल्ट पोर्शन।
हम लोग सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस की, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद शाम को 7 बजे पता चलता है कि हमने अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% की इंप्रूवमेंट की है। 10% की इंप्रूवमेंट के बाद हमें थोड़ा सा डर हुआ कि 1% तो हमारा पूरा रह गया। और उसके बाद फाइनली वो डे आ ही गया जिस दिन का सबको इंतजार था, 12th डे, लास्ट डे ऑफ द कैंप। परेड के लिए सारी कंपनी, सारे कॉलेज की कंपनी ग्राउंड में पहुंच चुकी थी, हमारी कंपनी भी पहुंच चुकी थी। 3 दिन से सब कोई प्रैक्टिस कर रहा था। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट में था फर्स्ट पोजीशन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करनाल, सेकंड पोजीशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी, थर्ड पोजीशन गवर्नमेंट खालसा कॉलेज करनाल। सीरियसली हमारे खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सेकंड लास्ट पोजीशन से उठा करके सेकंड पोजीशन पर लेकर आ गए थे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें जिम्मेदार थी, सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी। बच्चों, ठीक उसी तरीके से हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हम टॉप 100 रैंक में डेफिनेटली आ जाएंगे। और इसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें 4 चीजों की। नंबर 1 डिटेल सिलेबस, नंबर 2 मार्क्स रिक्वायर्ड, नंबर 3 आवर प्रायोरिटी, एंड नंबर 4 हाउ टू प्रिपेयर। बच्चों, आप सबको मालूम होगा हमारा सिलेबस क्या है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नंबर हमारे पास 4 पोर्शन में आईपीयू का सिलेबस है। कौन कौन सा? मैथ्स 25%, 38 क्वेश्चन, मैकेनिक्स 25%, 37 क्वेश्चन, रीजनिंग 25%, 37 क्वेश्चन, और लास्ट पोर्शन में आता है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। ये हमारा डिटेल सिलेबस है, सबको मालूम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नंबर 2 पे आती है हमारे पास मार्क्स रिक्वायर्ड, मतलब टोटल मेरे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस में से हमें कितने क्वेश्चंस सही करने पर हमारी रैंक अच्छी आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि बच्चों, अगर 150 क्वेश्चन में से 70 से 80 क्वेश्चन सही हो जाएं तो हमारी रैंक टॉप 20 के अंदर होती है। हां, बिल्कुल आपने सही सुना, टॉप 20 के अंदर। अगर 70 से 80 क्वेश्चन सही हो जाएं, और ये मैं एक बार का नहीं, मैं पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं। जिन बच्चों ने 70 से 80 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं उनकी हमेशा रैंक टॉप 20 के अंदर आती है। क्लियर है बात मेरी? बच्चों, अगर 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन भी हम लोग 2-3 महीने में नहीं ले सकते तो सीरियसली इट इज वेरी शेमफुल फॉर अस। बच्चों, तीसरा पोर्शन आता है आवर प्रायोरिटी। हमें किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि 70 से 80 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकें, सही अटेम्प्ट कर सकें। जैसे हम लोगों ने 5 पोर्शंस में से प्रायोरिटीज दी थी, एनसीसी के 5 पोर्शन में से प्रायोरिटी दी थी, याद होगा। उसी तरीके से हमें इन 4 पोर्शंस में से प्रायोरिटी देनी है। हमारे पास 4 पोर्शन है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब 4 पोर्शन 6 सब्जेक्ट में से हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको कम टाइम पढ़ने के बाद ज्यादा मार्क्स गेन किया जा सकता है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो बच्चों, मैं बता देता हूं, सबसे पहली प्रायोरिटी आती है मैकेनिक्स की। अभिषेक सर के मैकेनिक्स के नोट्स टोटल जितने हैं सारे की सारे उन क्वेश्चन को आप ये समझ जाइए कि आईपीयू ने भेजा हुआ है कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाले हैं। बच्चों, 38 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन में से कम 32 से 33 क्वेश्चन हर बार उसमें से आते हैं। और दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर अस, दिस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर अस। अगर आपने उन सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट कर लिया तो बच्चों आपके 33 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में से हट गए, एक तरफ हो गए।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी मैकेनिक्स की। दूसरे नंबर पर आता है रीजनिंग। रीजनिंग का जो मैंने डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, एक एक पोर्शन पर जाइए और देखिए कि क्या वो पोर्शन आता है हमें। अगर एक एक टॉपिक हमें आता है, देखिए मैं बता देता हूं, जितने भी पोर्शन है उसमें से सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है एनालॉजी, जिसकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज से होती है। अब वो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं भी आएगा। तो एनालॉजी के चक्कर मत पड़िएगा, क्योंकि उसका एरिया बहुत वास्ट है, उसके चक्कर में वही मत पड़िएगा। एनालॉजी को छोड़ करके रीजनिंग का जितना पोर्शन है, हर एक पोर्शन पर जाइए। मैंने हर एक की पीडीएफ दे रखी है, लगभग 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा जल्दी। और बच्चों एक एक पोर्शन को, एक एक क्वेश्चन को कर जाइए। रीजनिंग सीरियसली बता रहा हूं, जो बच्चे अच्छे होते हैं 37 क्वेश्चन में से 30-32 क्वेश्चन तो बना करके ही आते हैं। अब देखिए, सिर्फ 2 पोर्शन से ही 70 से 80 की रिक्वायरमेंट थी, हमने अभी मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट की है और हम 65 के क्रॉस चले गए हैं। बात समझ में आ रही है ना? 70 को पहुंचने में सिर्फ 5 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और 80 तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद बताता हूं बच्चों, अगला प्रायोरिटी आती है मैथमेटिक्स। बच्चों मैथमेटिक्स नॉर्मली आईपीयू के एग्जाम में, डीटीयू के एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं बताता हूं 38 क्वेश्चंस जो होते हैं, उनमें से 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैथ्स जिसने पढ़ा है वो कंप्लीट कर लेगा। तो 5-6 क्वेश्चन तो जिसने जनरल मैथ्स पढ़ा है वो भी कंप्लीट करके आ जाएगा। उसके बाद 5 से लेकर के 22 तक की हम लोग बात करें तो उसके लिए मैथ्स में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कि 5 से लेकर के मैथमेटिक्स के टोटल 20 से 22 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बच्चों अगर मैथ्स 22 क्वेश्चन, मैथ्स 22 मत लगाइए, अगर मैं एक एवरेज बच्चे की मान के चलूं तो 15-16 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि एक इंटेलिजेंट बच्चा 22-23 के आसपास पहुंचता है मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स का लेवल डिफिकल्ट आता है। तो 15 क्वेश्चन ये और 30 वहां भी लगाए हम लोग, तो 75 तक पहुंच गए हम लोग। बताया था मैंने 32-33 तो 65 पहुंच गए थे। मैंने फिर भी 30 लगाया और 15 मैंने यहां लगाया, तो हम लोग कितने पहुंच गए? 75 पर पहुंच गए। उसके अलावा मेरे पास पोर्शन आता है लास्ट पोर्शन, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। इन तीनों पोर्शन में से जो सबसे आसान पोर्शन है दैट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर में क्या आता है मैं बता दूंगा, थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूं कि कंप्यूटर में थोड़ी बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर तो 38 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के आए हुए थे। बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कितने भी आ सकते हैं, 38 ही आएंगे। मतलब 38 में से कुछ भी कितना दे सकता हो सकता है किसी एक पोर्शन को ज्यादा कर दे, एक पोर्शन को कम कर दे। लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो बच्चों कंप्यूटर को ऊपर पहुंचाना बहुत आसान है, कंप्यूटर को ऊपर पहुंचाना, टॉप पर पहुंचाना बहुत आसान है। इवन की फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो दोज आर रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे पास जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है वो डिप्लोमा लेवल की बिल्कुल नहीं आती है, वो आती है 11th और 12th लेवल की। फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन हमको मालूम है कितना हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा हुआ है और कितनी याद है, लेकिन और उसके बावजूद भी जो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री आनी होती है तो 11th 12th के लेवल की आनी होती है, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे लास्ट में हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर्स के बिल्कुल बेसिक जनरल अवेयरनेस आता है। इवन कि हर ट्रेड के पास बेसिक कंप्यूटर की लैब होती है। वो लैब जिसको पता है 10th लेवल पर कंप्यूटर्स होते हैं, कई बच्चों के पास 11th 12th में भी कंप्यूटर्स होते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग उन बेसिक्स को करके जाएंगे तो 7-8 क्वेश्चन तो वहां से भी अटेम्प्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों का थोड़ा सा भी कंप्यूटर अच्छा है वो 15 के क्रॉस ले जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी सेट कर ली तो सीरियसली
ये हमारे लिए एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। और अगर जिन लोगों ने इतना अच्छा किया, जो लोग अभी तक करते आए हैं और आगे भी आने वाले टाइम के लिए जब तक हमारा लीड का एग्जाम होता है तब तक के लिए अच्छा करके चले गए, तो सीरियसली टॉप 10 रैंक में भी आना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बच्चों, अब लास्ट पॉइंट आता है हाउ टू प्रिपेयर। इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कैसे प्रिपेयर किया जाए। मैं आप लोगों को अपना एक और एग्जांपल देता हूं। जब पॉलिटेक्निक के फर्दर स्टडीज के बाद मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन में ज्वाइन किया, तो वहां पर हम लोगों को डेली का टारगेट मिलता था कि वर्क का 30 यूनिट डेली कंप्लीट करना होता था। सैटरडे संडे को हटा दें तो लगभग 22 डेज होते थे मंथ में। लगभग 660 यूनिट के आसपास हम लोगों को पूरा काम कंप्लीट करना होता था पूरे मंथ का। और डेली टारगेट के अकॉर्डिंग मंथ के एंड में, मतलब जब मंथ खत्म हुआ उसके अगले दिन ही नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को पूरे महीने का एनालिसिस होता था कि कौन कौन पूरी कंपनी में क्वालिफाइड है, कौन कौन डिसक्वालिफाइड है और कौन कौन फर्स्ट और सेकंड रैंक पर है। बच्चों, मैं अपनी कंडीशन बताता हूं आप लोगों को। 22 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बहुत मिनिमम काम कर पाता था। पता नहीं, करने का मन ही नहीं करता था। जब 22 तारीख कंप्लीट होती थी और 23 तारीख को जब ऑफिस पहुंचता था, उस टाइम टेंशन होती थी, यार इस बार तो गया, इस बार तो डिस्क्वालीफाई पक्का है, इस बार तो बॉस से डांट पड़नी है। और बच्चों, 22 तारीख के बाद से मैं सोचता था, यार अब जितना कम टाइम बच गया, इतने कम टाइम में मुझे कुछ भी करके क्वालिफाई करना है। सही बताऊं तो 22 तारीख तक मेरा काम कितना कंप्लीट होता था? 120 से लेकर 150 यूनिट तक। ओनली 660 यूनिट कंप्लीट करना है और मैं अभी 150 तक भी कंप्लीट नहीं कर चुका हूं, मतलब 1/4 भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है और 3/4 टाइम जा चुका है। इतनी बुरी कंडीशंस होती थी मेरी। उसके बाद मेरा ऑफिस गुड़गांव में था। द्वारका से चल करके गुड़गांव ऑफिस मैं डेली 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, सैटरडे संडे को छोड़ दीजिए, 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक लगभग 6 दिन होते थे, 6 वर्किंग डे होते थे। डेली 7:30 बजे अपना सिस्टम ऑन कर देता था और 7:30 बजे से लेकर के मेरा ऑफिस कितने बजे स्टार्ट होता था? 12 बजे से लेकर 9 बजे तक का ऑफिस टाइम होता था। लेकिन मैं पहले ही जाकर के 7:30 बजे जाकर के काम स्टार्ट कर देता था और काम कब तक कंप्लीट करता था? रात के 1 बजे तक काम कंप्लीट करता था। बच्चों, 7:30 बजे लगा हुआ रात के 1 बजे। और काम करने का तरीका सुनिएगा ध्यान से। जिस टाइम काम कर रहा होता था उस टाइम मेरा दिमाग और कंप्यूटर सीधे एक लाइन में काम कर रहे होते थे। अगर कोई मुझे बोल देता, राजन भाई एक बार सुनना, राजन भाई की सीधी मना, भाई 5 दिन रुक जा, उसके बाद जो तू कहेगा वो। 5 दिन के लिए, मतलब जब तक 30 तारीख नहीं आ जाए तब तक राजन भाई किसी की नहीं सुनता था। क्यों? क्योंकि भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मुझे नहीं सुनना किसी का भी। प्रेम से बोलता था, सब मान जाते थे, हाँ भाई ये अपना काम कर रहा है। और बच्चों, मैं बताता हूं आपको अपनी कंडीशन। सेकंड लास्ट डे, मतलब 29 तारीख तक मैं इस कंडीशन में पहुंच चुका होता था कि मैं अब तो क्वालिफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। अब मेरे पास 2 दिन बचते थे। 2 दिन के अंदर मेरे पास टाइम होता था और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मैं काम करता हुआ चला जाता था। रात के 9 बजे, जिस दिन हमारा टारगेट पूरा होना होता था, जिस दिन हमारा डे कंप्लीट होना होता था, रात के 9 बजे तक राजन श्रीवास्तव सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुका होता था। और रात के 9 बजे के बाद सब कोई छुट्टी करके चला जाता था। मैं बताता हूं, पूरे मंथ जो हमेशा टॉप पर चलता था उसका नाम था सेतु किशोर। सेतु किशोर इस तरीके से आश्वस्त हो जाता था, इस तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाता था कि भाई इस बार तो मैं टॉप करूंगा, इस बार तो मैं फर्स्ट पोजीशन लेके चला जाऊंगा। लेकिन राजन श्रीवास्तव हार मानने वाला नहीं था।
रात के 9 बजे सबके जाने के बाद 4 घंटे और बचते थे और 4 घंटे में इतना काम करता था कि अगले दिन सुबह आने वाली एनालिसिस में राजेंद्र श्रीवास्तव का नाम टॉप लिस्ट में होता था। बच्चों, उसी तरीके से अब हम सबको काम करना है। क्या काम करना है? बुक और हमारा दिमाग जब तक एग्जाम होना हो जाए तब तक ऑनेस्टली के साथ काम करना है, तब तक एक लाइन में काम करना चाहिए। दिमाग और बुक, दिमाग और बुक, दिमाग और बुक। मम्मी पापा भाई बहन कोई भी बोल दे, मम्मी से बोल देना, पापा से बोल देना, सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 महीना दे दो, बस मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। नहीं तो मैं 2 लाख में रह जाऊंगा, नहीं तो मैं 12 लाख में हो जाऊंगा। अदरवाइज बीटेक के बाद 2 लाख का पैकेज मिलेगा, अदरवाइज 12 लाख का पैकेज मिलेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और लास्ट में मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहें संघर्ष के जो चलते हैं वो संसार बदलते हैं। जिसने है रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता।